क्या आपने कभी सोचा है कि ओला जैसी सफल कंपनीज के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी चमक फीकी पड़ गई? जब ओला ने भारतीय मार्केट में कदम रखा तब उसकी शुरुआत इतनी शानदार थी कि हर कोई उसके ऑफर्स और सस्ते किराए की ओर खिंचा ही चला गया। शुरू में ये इतनी सस्ती और इतनी आसान लगती थी कि ऑटो छोड़कर हर कोई ओला की तरफ ही भागने लगा था। लेकिन अब हालात ये है कि ड्राइवर राइड कैंसिल कर रहे हैं, किराया आसमान छूने लगा है और कस्टमर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसके साथ ही कंपनी के अंदर के काम करने वाले ड्राइवर्स व एम्प्लॉयज ने भी नाराजगी बढ़ाई है। ओला का सफर जितना शानदार शुरू हुआ था, आज उतना ही संघर्षों से भरा हुआ दिख रहा है। तो आखिर क्या कारण है जिसने ओला को आज संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है? क्या ये केवल एक स्टार्टअप की कहानी है या फिर इसमें कुछ और गहरा राज भी छिपा है? ओला कैसे अपनी शुरुआती सफलता के बाद अपने ड्राइवरों और कस्टमर्स का विश्वास खोता हुआ नजर आ रहा है? क्या ओला अपने बिजनेस मॉडल को सही कर पाएगी या ओला इलेक्ट्रिक ही उसका नया फ्यूचर होगा? आज हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं ओला के इस सफर की पूरी कहानी, जिसमें कि आज हम ओला के उतार चढ़ाव वाले बिजनेस मॉडल को डिटेल में समझेंगे कि कैसे ओला के स्टार्टअप की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी है। तो बिना देरी किए चलिए हम अपने इस मजेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओला एक भारतीय राइड शेयरिंग और मोबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है, जिसकी शुरुआत साल 2010 में आईआईटी मुंबई के दो स्टूडेंट्स भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ने मिलकर बेंगलुरु में करी थी। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कस्टमर्स को अफोर्डेबल और सूटेबल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाना था। ओला ने एग्रीगेटर मॉडल अपनाया, जिसमें कि उनके पास खुद की एक भी टैक्सियां नहीं थी। इसलिए उन्होंने लोकल ड्राइवरों को ओला प्लेटफॉर्म से जोड़ना शुरू किया। कंपनी ने शुरुआत में कैब सर्विस के जरिए अपना नेटवर्क फैलाया और बाद में ऑटो, बाइक टैक्सी और प्रीमियम राइड जैसी सर्विसेज को भी शामिल किया। ओला की लोकप्रिय सर्विसेज में ओला माइक्रो, ओला मिनी, ओला प्राइम और ओला ऑटो प्रमुख हैं। ओला ने न केवल भारत के बड़े शहरों बल्कि छोटे कस्बों में भी अपनी सर्विसेज पहुंचा दी है और अब धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में गजब तरीके से एंट्री मार चुका है। कंपनी ने डिजिटल पेमेंट्स और ट्रांसपेरेंट किराए के माध्यम से कस्टमर्स को बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कैसे ओला ने इंडियन मार्केट में एंट्री मारी और सबको फ्री की आदत लगवा दी। दोस्तों, जब ओला ने अपने सफर की शुरुआत करी तब उसका एक ही मकसद था कि पूरे मार्केट पर अपना कब्जा जमाना है। शुरुआत में ओला ने अपने प्रॉफिट कमाने का तो सवाल ही नहीं सोचा था। ओला का पूरा फोकस सिर्फ इस पर था कि हर कोई उनके सर्विसेज का एडिक्ट बन जाए। शुरुआत में कंपनी ने बम्पर ऑफर्स लाकर कस्टमर्स और ड्राइवर्स को लुभाना शुरू कर दिया। ड्राइवरों को 1 लाख रुपए तक की कमाई का लालच दिया। ऐसे ऑफर्स देखकर कई लोग, जो कि उस समय 20 से 25 हजार की प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उन्होंने अपनी पुरानी नौकरियां छोड़ दी और ओला के साथ ड्राइवर के रूप में वो जुड़ गए। इसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लेकर गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी और उन्हें अच्छे से यकीन हो गया था कि ओला के साथ उनका फ्यूचर सेट है। उधर ओला कंपनी ने अपना मास्टरमाइंड लगाकर कस्टमर्स के लिए पहली राइड फ्री कर दी और लंबी दूरी के रेट इतने सस्ते रखे कि लोग ऑटो की जगह कैब बुक करने लगे। देखते ही देखते अपने आप मार्केट में ओला की पॉपुलैरिटी लाजवाब तरीके से बढ़ गई। यहाँ तक कि मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में डेली ऑफिस जाने वाले लोग भी अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़कर ओला को ही प्रेफर करने लगे। अब दूसरा फेज आता है भरोसे के खेल का, जिसमें हर कोई फंसता ही चला गया और धीरे धीरे कस्टमर्स और ड्राइवरों का ओला पर भरोसा जमने लगा। लोग सोचने लगे ये कंपनी हमेशा ऐसे ही बढ़िया ऑफर देती ही रहेगी। बहुत से लोगों ने तो अपनी गाड़ियां ही बेच दी और पूरा ट्रांसपोर्टेशन ओला के भरोसे ही छोड़ दिया। ड्राइवरों के बीच ओला की कमाई के किस्से मशहूर होने लगे। जब कोई टैक्सी ड्राइवर अपने दोस्तों से कहता कि वो महीने का 1 लाख कमा रहा है, तो बाकी लोग भी इस पर ही ललचाने लगे। कईयों ने अपनी पुरानी नौकरियां छोड़कर ओला के साथ गाड़ियां खरीद ली। ड्राइवरों को ये यकीन हो गया था कि ओला ड्राइवर की जॉब करके लोन की EMI तो आराम से निकल ही जाएगी और बाकी पैसे उनकी पॉकेट में आ जाएंगे। इस तरीके से अब वो सभी लोग उसी में फंसते चले गए। कस्टमर्स के लिए भी ओला अब एक रेगुलर हैबिट बन चुकी थी। उन्हें लगा कि ये कंपनी हमेशा सस्ते किराए ही देगी। ऑफिस आने जाने वाले लोग भी अब बस और लोकल ट्रेन से दूरी बनाने लगे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। इसके साथ ही ड्राइवर्स खुश, कस्टमर्स खुश और ओला को भी लग रहा था कि उनका प्लान परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। लेकिन किसी भी बिजनेस की असली परीक्षा तब होती है जब उसे प्रॉफिट कमाना शुरू करना होता है। ओला ने भी सोचा अब वक्त आ गया है खर्चे कम करने का
और मुनाफे की बढ़ोतरी करने का। यहीं से ओला कंपनी के खेल बदलने लगे। सबसे पहले ओला ने अपने ड्राइवरों के इंसेंटिव्स और बोनसेस को बंद कर दिया। जो ड्राइवर पहले 1 लाख रुपए कमा रहे थे, उनकी कमाई घटकर अब 30,000 पर आके रुक गई। कई ड्राइवरों के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ा लिए थे। लोन की EMI, बच्चों की स्कूल फीस और पेट्रोल के बढ़ते दामों ने उनके हालात बहुत ही खराब कर दिए। दूसरी तरफ कस्टमर्स के लिए भी डिस्काउंट्स बंद होते गए और सर्ज प्राइसिंग शुरू हो गई। दोस्तों, जो राइड पहले 100 रुपए में मिल जाती थी, अब वो ही राइड के लिए 300 रुपए देने पड़ रहे हैं। और इसी कारण से कस्टमर्स भी धीरे धीरे ओला से अब नाराज होने लगे हैं। हालात ये हो गए हैं कि बुकिंग करने के बाद ड्राइवर्स राइड कैंसिल कर देते हैं। इसके साथ ही ड्राइवरों ने अब हर राइड से पहले ये पूछना शुरू कर दिया है कि आपको कहां पर जाना है। अगर पैसे के अकॉर्डिंग उनको ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है तो वो तुरंत ही राइड कैंसिल कर देते हैं। कंपनी के अंदर अब इंटरनल इश्यूज शुरू हो गए हैं, जहां पे कंपनी के कर्मचारी भी नाराज हैं। ओला की मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं हुई। ओला कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल पर आरोप लगने लगे कि उनका व्यवहार कर्मचारियों के प्रति काफी ज्यादा सख्त और गुस्सैल होने लगा है। इसी वजह से कई कर्मचारी कंपनी छोड़कर चले गए। भावेश अग्रवाल का मानना था कि हर कर्मचारी को दिन में 24 घंटे काम करना चाहिए। वो कभी भी कर्मचारी को आधी रात में मीटिंग बुला लेते थे, यहाँ तक कि उन लोगों को संडे को भी ऑफिस जाना पड़ता था। ऐसे माहौल में कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी छोड़ दी। पिछले कुछ सालों से ओला ने अपने लगभग 50,000 कर्मचारियों में से 48,500 लोगों को खो दिया। यहाँ तक कि कंपनी के कई टॉप लेवल अधिकारी भी छोड़कर चले गए हैं। इस तरीके से भावेश अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक्स का एक नया सपना देखना शुरू कर दिया। लेकिन अब पुरानी कंपनी का क्या होगा, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। भावेश अग्रवाल अब पूरी तरीके से ओला इलेक्ट्रिक्स पर ही फोकस कर रहे हैं। 2 व्हीलर सेगमेंट में अपना दबदबा बनाने की कोशिश में वो ओला कैब्स को लगभग नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका असर यह हुआ कि ओला की कैब सर्विस बुरी तरीके से अफेक्ट हो गई है। इसी बीच 5 अक्टूबर 2024 को एक नए विवाद ने भी जोश पकड़ लिया। भावेश अग्रवाल ने ओला की गीगा फैक्ट्री की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट कर दी। इस पर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने रिस्पांस देते हुए ओला इलेक्ट्रिक्स की खराब सेवाओं पर सवाल उठाए और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को टैग करके शिकायत करी कि कंज्यूमर्स की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कामरा ने कस्टमर से सोशल मीडिया पर ओला स्कूटर से जुड़ी परेशानियों को साझा करने का आह्वान किया। इसके बाद भावेश अग्रवाल ने इस पर कड़ी रिस्पांस दी। उन्होंने कामरा के ट्वीट को पेड ट्वीट करार कर दिया और तैश में कहा कि वो कामरा को उस ट्वीट से ज्यादा पैसे देंगे। ओला की सर्विस पर संकट और आलोचनाएं यहीं पर खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओला के सर्विस सेंटरों पर हर महीने करीब 80,000 स्कूटर्स आ रहे हैं, लेकिन मरम्मत के लिए स्टाफ की भारी कमी है, जिससे कि कस्टमर्स महीनों से परेशान हैं। अभी हाल ही में ओला ने 1400 से ज्यादा कर्मचारियों को एक ही दिन में फायर कर दिया। कंपनी अब IPO लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर सके। लेकिन ओला के मौजूदा हालात देखकर कई लोग इस IPO में निवेश करने से कतराने लगे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ओला अपनी पुरानी चमक वापस पा सकेगा या फिर ओला इलेक्ट्रिक्स ही उसका नया भविष्य होगा। ये तो अब वक्त ही बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी ओला के IPO में पैसा लगाने का सोच रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।